प्रीतम और निशा, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो और आपको आई एम श्योर आपको ये दूर बहुत लगा होगा, क्योंकि अगर आप अपने विलेजेस की बात करो तो आपके विलेजेस इतनी दूर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो आपका जर्नी और यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्टार्टिंग विद निशा। काफ़ी दूर है लेकिन रास्ता तो काफ़ी प्यारा है, अच्छा है लेकिन काफ़ी दूर तो है। ओके, प्रीतम। मुझे तो काफ़ी एक्चुअली ड्राइव करके मैं ही लाया हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आया ड्राइविंग करने में। ओके। और बहुत अच्छा है, जब ट्रैवलिंग में इतना टाइम लगा एंड फैटिक भी हुआ, बट जब यहाँ पहुँचे एंड जो हमने व्यू देखा घर का, घर इतना सुंदर है एंड आसपास का जो नेचर है, ब्यूटी बहुत ही अच्छी है, तो वो लगा कि यहाँ पे वर्थ इट है इतना ट्रैवल करना। काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी एकांत है, शांति है। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों को क्या लगी यहाँ पे? सबसे अच्छी चीज़ मुझे तो ये लगी यहाँ पे बहुत शांति है, क्योंकि मेरे जो गांव है वहाँ पे आसपास काफ़ी घर हैं, तो घर है तो शोर वो मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है, पर यहाँ पे काफ़ी ऐसा है कि एक सुकून है, पता नहीं कैसा, आई डोंट नो, बट अच्छा है। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने दूर दूर जो एक घर है, कि एक पहाड़ पे एक घर है, दूसरे पहाड़ पे दूसरा घर है, तो इसकी वजह से आपको जंगली जानवरों का भी डर हो सकता है और रात को अकेले घर से बाहर निकलने में भी डर लग सकता है? ये उन लोगों के लिए है जैसे जो यहाँ पे अगर रह रहे हैं परमानेंटली, क्योंकि हम तो 1-2 दिन के लिए हैं, तो हमारे लिए तो उतना ज़्यादा स्कैरी नहीं है, पर हाँ जो बेचारे परमानेंटली हैं उनके लिए तो डेफिनेटली, उनके लिए क्या, उन्होंने तो अपना दिनचर्या काटनी है, तो उनके लिए तो है। आपको यहाँ पर आके सबसे बेकार चीज़ क्या लगी? बेकार कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, हाय। कैसा लग रहा है नानी के यहाँ आके? नानी के यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा। मैं बचपन में मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं यहाँ से, और अच्छा। बचपन में भी मैं यहाँ पे आके बहुत मज़े करता था। हाँ। उस टाइम पे समर वेकेशन का मतलब ये था कि या तो अपने गांव जाओ या नानी के गांव जाओ। तो नानी के गांव में दौड़ने भागने की बहुत जगह है, आप अगर पीछे वरांडा देखोगे, हाँ, चौक। तो चौक जो है ये बहुत ही मेरे लिए मेमोरेबल है। हाँ। बहुत सारी यादें बचपन की यहाँ से जुड़ी हुई है। कितने टाइम बाद आ रहे हो आप? मैं अभी तो मैं 5 महीने 1 साल 5 महीने बाद आ रहा हूँ, बट मैं एवरी नाउ एंड देन यहाँ पे आता रहता हूँ। ओके। आपका कोई एक्सपीरियंस है चाइल्डहुड का?
चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस, इस चौक का मेरा चाइल्डहुड का एक एक्सपीरियंस है। हाँ, तो होता ये था पहले कि जब फसल कट रही थी हाँ, तो जो गेहूं की बालियां होती हैं हाँ, तो उसके ऊपर गाय बैलों को राउंड राउंड ऐसे घुमाया जाता है। हाँ। तो ऐसा कुछ यहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा था, फेस्टिवल एक इवेंट था। तो जब वो हो रहा था तो सब लोग क्या कर रहे थे कि अपने गाय बैल को पुश कर रहे थे ताकि वो जल्दी जल्दी मूव हो। ओह, तो मैं उस टाइम पे 10-11 साल का था और मैं बहुत ही एक्साइटेड था इस चीज़ को लेकर। अच्छा। तो मैंने क्या करा, एक छोटी सी छड़ी उठाई और मैं बार बार एक जो बुल होता है, सांड होता है, मैं उसको बार बार मारे जा रहा था। हाँ, तो पहले तो काफ़ी देर तक उसने कुछ रिएक्ट नहीं करा, लेकिन एक बार उसको गुस्सा आया और उसने क्या करा, अपने सींग से पकड़कर मुझे हवा में उछाल के फेंक दिया और मैं पीछे वाले खेत में जाके गिरा। ओह, और किसी ने देखा नहीं मुझे कि मेरे को कब सींग मारा गया और कब मैं उड़ के और नीचे वाले खेत में गिर गया। चोट लगी? चोट लगी थी, खरोंचे लगी थी, लेकिन मैंने डर के मारे किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे था कि एक तो बैल ने मुझे मार दिया और अब घर वाले भी मुझे मारेंगे। तो इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया और मैं चुपचाप थोड़ी देर तक, बस 15-20 मिनट तक मैं वहीं रहा। फिर थोड़ी देर बाद मैं सीढ़ियों से ऊपर आ गया। बहुत बढ़िया। आपके कजन्स वगैरह किसी की कुछ यादें हैं जो अभी अब मिस करते हो कि यार अभी ये होता तो और अच्छा होता? हाँ, हमारे बहुत सारे कजन्स हैं। मामा के मेरे 3 मामा हैं, तो 3 मामा के बच्चे हैं, तो कजन्स बहुत सारे थे। तो बचपन की खास याद ये है कि मेरा एक कज़न प्रमोद है। तो प्रमोद को थोड़ा सा हॉरर स्टोरीज में बड़ा इंटरेस्ट था। अच्छा अच्छा। तो वो हम यहाँ पे चौक पे बैठ के शाम को वो मुझे हॉरर स्टोरी सुनाता था और उसके बाद हम दोनों को मिलकर डर लगता था। अच्छा, तो ये अच्छी याद है हमारी बचपन। ये तो हर बचपन में सबके साथ ही होता है, पहले कहानी सुनते हैं फिर डरते हैं। हाँ जी। बढ़िया। और क्या कहते हैं, जैसे कल हम जाना है माँ कालिंका, तो माँ कालिंका से रिलेटेड कुछ ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहो? माँ कालिंका से रिलेटेड एक बहुत ही छोटा सा वाक्य है कि बहुत पहले जब मैं माँ कालिंका का मैंने जो यात्रा देखा था, जिसको यहाँ पे जतोड़ा कहते हैं, अच्छा। तो उसमें मुझे ये पता चला कि जो इंसान सबसे आगे न्याजा लेके चलता है तो वो एक बहुत बड़ा लकड़ी का मतलब लॉग होता है जिसपे एक झंडा लगा रहता है हाँ। और उसको ऐसे ना पकड़ के, ग्रिप से ना पकड़ के अपने पाम के ऊपर रख के वो चलता है। ओह, और जहाँ जहाँ जिस तरफ उस फ्लैग जो होता है उसका झुकाव होता है, हाँ। उस तरफ वो न्याजा जाती है, उस तरफ माता जाती है। तो उन गाँव में वो माता रुकती है, तो माता खुद डिसाइड करती है कि वो कहाँ रुकेगी। अच्छा। तो मेरे लिए ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ थी कि कोई अपने पाम पे रख कर कैसे एक झंडे को और नंगे पैर, और पहाड़ में बहुत आपको पता है ऊपर सही नीचे है। और टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, तो कैसे बैलेंस कर रहा है, किस तरह से चला रहा है। और तो ये मेरा कालिंका का एक ऐसा वो था कि जिसमें मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। बट जब आप यहाँ पे आओगे तो आप सब कुछ बिलीव करने लग जाओगे। यहाँ ये की दैविक एनवायरनमेंट शक्ति है। ऑरा ऐसी है कि आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील अपने आप होने लग जाएगा। माँ कालिंका का आपका सेकंड विजिट है? नहीं, सेकंड से ज़्यादा मेरे को मल्टीपल टाइम्स मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, बचपन अच्छा। से कई बार आ चुका हूँ। हाँ। बट हमेशा उतना ही एनर्जेटिक और उतना ही अट्रैक्टिव मेरा एक्सपीरियंस रहता है। तो मुझे लगता है कि मेरे को बार बार आना चाहिए। ये ऐसी जगह जहाँ पे आप एक बार आओ तो आप वापस नहीं जा सकते हो मानसिक तरीके से, सही, मतलब beautiful। आपका मन यहीं पे ही रह जाएगा। नानी नाना से रिलेटेड कुछ बातें? नानी नाना बहुत प्यार करते थे और डांटते भी थे क्योंकि हम बहुत शरारती बच्चे थे। इस टाइम पे जैसे अभी दोपहर हो रही है तो इस टाइम पे हमें बोला जाता था कि अब सब बच्चे सो जाओ, अच्छा। और हम सोते नहीं थे। हम ये टाइम हमारा ऐसा टाइम होता था जब हमें पता था बड़े लोग सब सो गए हैं, अब हम जम के उधम मचाएंगे, मस्ती टाइम। मस्ती टाइम। वेरी नाइस। और कुछ नौलापुर से रिलेटेड जो आप शेयर करना चाहें? नौलापुर से रिलेटेड मेरी मम्मी का ननिहाल है। ना, मेरा ननिहाल है, मेरी मम्मी का तो एक घर है। और नौलापुर से रिलेटेड यही करना चाहूँगा शेयर कि एक छोटा सा गांव है लेकिन बहुत ही प्यारा और शांत गांव है, और सिरिनिटी बहुत है यहाँ पर। हाँ। आप जब यहाँ पे अगर आप बैठो, अगर कोई ना भी हो तो आप इस एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करके भी इस जगह को एंजॉय कर सकते हो। शादी के बाद का कुछ एक्सपीरियंस अपनी वाइफ के साथ का? हाँ, जब मैं अपनी वाइफ को पहली बार यहाँ पे लेके आया था तो मुझे तो पता था कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। मुझे तो पता था कि हमें 2-3 पहाड़ पार करके गाड़ी को एक जगह खड़ी कर 2-3 पहाड़ पार करके जाने।
बट मेरी वाइफ को ऐसा कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था। काफी दूर और- है ना ये। हाँ जी। तो जब हमने पहाड़ पार करने शुरू करे तो मेरी वाइफ को लगा, जब सबसे पहला पहाड़ पार हुआ तो मेरी वाइफ को लगा कि बस यही था। लेकिन जब हम बार बार ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, तो तब उसको लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही दूर है। दूर तो है। तो जो शौक कल आपको मिला उसको भी वही शौक मिला, पर फर्क यह है कि आप गाड़ी में बैठ के आए थे, वो वो पैदल आई थी। वो ज्यादा था। Right. वेरी। तो मामा जी, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ बताइए। देखो जी, यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है कभी भी एक जैसी नहीं रहती। बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, कई सालों से देखने में आ रहा है। पहले पहले जो था कि सर्दियों में बर्फ़ खूब पड़ती थी और बरसात भी होती थी। अब अगर बरसात होती भी है तो काफ़ी अनियमित तौर पे होती है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कभी बहुत ही कम। और जो बर्फ़बारी का है तो दिसंबर जनवरी में अक्सर यहाँ पे बर्फ़ गिरा करती थी, जो अब नहीं गिरती। और अगर गिरती भी है तो आंशिक रूप से जंगलों में गिरती है, बस्तियों में नहीं गिरती, जिससे मुख्य रूप से नुकसान होता है पानी का। पेयजल की समस्या गर्मी में बड़ी विकट हो जाती है इस वजह से, क्योंकि शीत ऋतु ख़त्म होने के तुरंत बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मियाँ पड़नी शुरू हो जाती है। और ऐसे में अगर सर्दियों में बर्फ़ नहीं पड़ती या बारिश नहीं होती है पर्याप्त मात्रा में, तो पेयजल की बड़ी समस्या हो जाती है। इंसानों को भी पीने के लिए पानी को तरसना पड़ता है। फिर मवेशियों का तो बहुत बुरा हाल है, उनको भी काफ़ी दूर दूर तक। और जो जंगली जानवर हैं वो भी, नदियाँ सूख जाती हैं, जो नदी नाले हैं, तो उनको भी पानी के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो ये मुख्य रूप से जो है भौगोलिक परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव हो रहा है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है या आए दिन जंगलों में आग लगती रहती है यहाँ ग्रीष्म ऋतु में, उसकी वजह से है। इसका अभी मुख्य कारण इसका पता नहीं है कि क्यों इस वजह से ये जो मौसम इस तरह करवटें बदलता है यहाँ पे अनियमित तौर पे, वो क्यों होता है, इसका ठीक अंदाज़ा अभी तक कोई नहीं लगा पा रहा। तो आपको लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है पेयजल के मामले में? सरकार अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है, जगह जगह पाइपलाइनें बिछा रही हैं। अभी घर घर जल योजना सरकार ने चला रखी है और उसके तहत भी काम चल रहा है। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन जो है कि दूर दराज क्षेत्रों तक अब भी ये सुविधाएँ नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसे हमारे ही गांव है, हमारे गांव में अभी तक घर घर जो पेयजल योजना है इसका जो है लाभ अभी तक किसी को नहीं मिला। ठीक है, आपको पेड़ों की संख्या के बारे में कुछ कहना है? पेड़ों की संख्या पहले से बढ़ी है या घटी है? पेड़ों की संख्या, चीड़ के पेड़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बशर्ते अन्य वनस्पतियों के हिसाब से। जो अन्य वनस्पतियाँ हैं उनके हिसाब से चीड़ की बहुत आयात में यहाँ पैदावार हो रही है। वो इसलिए क्योंकि पहले इमारतें बनाने के लिए चीड़ की लकड़ी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था, इमारती लकड़ी के रूप में इसको काम में लिया जाता था, तो कटाई हो जाती थी, इसलिए इतना नहीं पनपता था। लेकिन आजकल अब क्या है, लोग लेंटरदार मकान बनाने लगे हैं, ईंटों से, सरिये से, गारे से मकान बनाते हैं, तो अब इसकी चीड़ की लकड़ी की ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए इसका जंगल बहुत आयात में अब बढ़ गया, चारों तरफ चीड़ ही चीड़ नज़र आता है। इससे बड़ा नुकसान होता है अन्य वनस्पतियों को। एक तो इसके नीचे घास नहीं उगती और दूसरे जो आसपास और वनस्पतियों को ये पनपने नहीं देता। और पेयजल की कुछ हद तक समस्या इसी वजह से है, क्योंकि ये नीचे धरती के नीचे पानी को सोख लेता है, इसकी जड़ें खूब पानी सोखती हैं, जिससे पेयजल की बड़ी विकट समस्या होती है। ठीक है, धन्यवाद। तो मामा जी, उत्तराखंड में खासकर आपके गांव नौलापुर में देवी देवताओं का क्या सहयोग है और क्या स्थान है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो जी, ऐसा है कि देवी देवताओं के बारे में जहाँ तक कहा जाए तो अगर हम इस उत्तराखंड को बोलते हैं हम देवभूमि उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये देवभूमि है। हम जितने भी उत्तराखंडी प्रवासी हैं, दिल्ली में या कहीं और रह रहे हैं, तो यहाँ पे किस लिए आता है? सिर्फ देवी देवता को पूजने के लिए आता है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं आने का। क्यों नहीं है? क्या यहाँ की भौगोलिक स्थिति ख़राब है, यहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है, और बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है,
लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं कि हमारी जो आस्था है यहाँ से जुड़ी हुई है, किस लिए? सिर्फ भगवान के प्रति। तो आज भी हमारे लिए भगवान यहीं से है, और जो भी हमने दिल्ली में कमाया, जो हमने करा वहाँ पे, जैसे भी हम रह रहे हैं, आज उन्हीं के आशीर्वाद से रह रहे हैं, या अपने पितरों के आशीर्वाद से, या उस भगवती के आशीर्वाद से वहाँ पे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा वो है कि हम देवभूमि से जुड़े हुए हैं, और मैं सबको ही बोलता हूँ कि आप देवभूमि से जुड़े हो, अपना घर परिवार भी मत छोड़ो, उत्तराखंड नहीं छोड़ना, उत्तराखंड में आओ, अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट देवताओं को, पितरों को खुश रखो, तरक्की अपने आप मिलेगी आपको। तो आप अपनी जो रिटायरमेंट लाइफ है, क्या आप उत्तराखंड में इस घर में बिताना चाहेंगे कभी? हाँ, असल में क्या है कि सोच तो रहे हैं कि मतलब इस उत्तराखंड के अपनी जो जन्मभूमि है वहाँ पे रहें, वहीं पे हमारा सब कुछ हो, लास्ट टाइम वहीं गुजरे, लेकिन ऐसा शायद मुश्किल नहीं, उसको संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में क्या है कि बच्चे अब दिल्ली वाले हो गए या प्रदेश वाले हो गए, उनकी नौकरियां हैं, उनको अब फोर्स नहीं कर सकते कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे लिए वहाँ करो। क्यों? क्योंकि वो भैया उनका तो वहाँ पे नौकरी है, सब कुछ है, तो हमें यहाँ क्यों भेजेंगे वो? अब अगर बुढ़ापे में हम थोड़ा बहुत उनके बाल बच्चों का सपोर्ट नहीं करेंगे, नाती पोतों का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ बैठ जाएंगे, तो वो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। फिर ऊपर से कोई ऐसी सोर्स नहीं है इनकम हमारी कि जो हम यहाँ पे बुढ़ापे में बैठ सकें। तो बेसिकली अगर मैं इस बात को मानूं कि उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग सिर्फ देवी देवताओं की वजह से आते हैं, हाँ, तो यही सही है? ये सबसे सही है और सटीक है। कोई भी आता है, कोई भूत पूजने आता है यहाँ पे, वहाँ पे उसको प्रॉब्लम होती है। इंग्लैंड में भी प्रॉब्लम होती है लोगों को जो यहाँ से गए हुए हैं, तो वो भी जब इधर उधर जाते हैं, डॉक्टरों का इलाज ठीक नहीं होता तो कहते हैं भैया क्या हुआ? तब वो कहते हैं भैया तुम्हारे यहाँ देवता था, वो बिगड़ा हुआ, उसको ठीक करो। तो वहाँ से भी यहाँ पे आते हैं, एक दिन आना तो पड़ेगा। अगर कोई मतलब उत्तराखंडी है तो उत्तराखंड वालों को देवी देवताओं के लिए आना पड़ेगा, भूत पूजने तो आना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी ये है, विडम्बना ये है कि उत्तराखंड का विकास जो पहले यूपी में था वैसी आज भी है, और वैसे ही उत्तराखंड बनने के बाद भी वैसी है। अगर यहाँ की थोड़ी सी स्थिति ठीक हो जाए तो हो सकता है कि ये पलायन जो है ना रुके, और हमारे देवी देवता भी यहीं पे रहें और हम भी यहीं रहें, हम ये चाहते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो विकास है वो बिल्कुल जीरो है। उत्तराखंड का विकास जीरो है, और जीरो इसलिए है कि उत्तराखंड में पलायन ज़्यादा है, वो रोज़गार नहीं है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ये है कि रोज़गार नहीं है यहाँ पे। हाँ भाई, हम लोगों की मजबूरी, हम तो आते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे जन्म लिया है, हमारी देवभूमि है, और देवभूमि की वजह से हम यहाँ पे आते हैं। बाकी कोई रीज़न नहीं है उत्तराखंड आने का, सबसे बड़ा रीज़न है देवभूमि। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मौसी जी, आपके मम्मी पापा कैसे थे और आपकी क्या यादें उनसे जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। मम्मी पापा अच्छे थे, मम्मी भी अच्छी थी, पापा भी अच्छे थे, पर पापा को गुस्सा आ जाता था जल्दी, हम पे गुस्सा करते थे, आग दिखाते थे तो हम ऐसे ही चुपचाप बैठ जाते थे एक सामने। अच्छा। हाँ, इतना गुस्सा बात थे पिताजी। अच्छा, पिताजी को बहुत गुस्सा आता था, नाना जी को बहुत गुस्सा आता था। नाना को तो आप लोग सिर्फ आँख के इशारे से डर जाते थे नाना की? हाँ, आंखों के इशारों से हम डर जाते थे। हम 5 और 6 भाई एक कोने में जमा हो जाते थे ऐसे। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा डांट कौन खाता था नाना जी की? सबसे ज़्यादा डांट मैं खाती थी। आप डांट सबसे ज़्यादा क्यों खाते थे नाना जी की? तो बोलता था तू बड़ी है, बोले इनको रुलाती क्यों है? अच्छा। इनको बोल तो रुलाती क्यों है, तो बड़ी है। तो क्या आप सचमुच में रुलाते थे तो उन्हें? ना रुलाती है। मैं तो जब पीसती थी तो मैं ये जंदर पे चक्की पे बैठाए रहती थी, तीनों चारों को। ये छोटा था, पाला तो मैंने ऐसे गोदी में लेके पीसती थी मैं। उधर कूटने के लिए मुरख्याला में धान चुंगरा कूटती थी मैं, तो सबको बिठा के रखती थी। मैं ही तो कूटती थी, मैं ही तो करती थी इनके लिए सब कुछ, नलाना धुलाना उनको, सब भाई को, बहन को, भाई को, अच्छा, सबको। और फिर डांट भी आप ही खाते थे? हाँ, इनको चारों को मैं ही नलाती थी, मैं ही धुलाती थी, खाना भी खिलाती थी। कभी कभी कच्चा पका भी देती थी, खिला भी देती थी उनको, और फिर डांट भी खाती थी। डांट तो तब खाती थी मैं, कभी बकरी मर जाती थी, बकरों में भी जाती थी मैं तब बाद में। तब बकरों में जाती थी तो एक बकरा ऐसे था कि खेत में चले जाता था, उसका मैं पैर बांध देती थी ऐसे करके। तो गया एक उस पे पहाड़ पे गया, मैंने एक पत्थर फेंका, उसके सर पे लगा, वो गिरा, वहाँ से मर गया नीचे आके।
अरे तो उसके वजह से भी मेरे को डांट मिली। अच्छा, तो आपने उसको पत्थर मारा क्यों लेकिन? अरे तो मैं भगा रही थी ना उसको कि नीचे आ। अच्छा। वो नीचे नहीं आया, उसको मेरा पत्थर है जो लगा उसमें, कि वो मरी गया? वो मर ही गया। अच्छा। फिर एक बैल भी था, वो भी गिर गया उधर छतड़ा के प्यालो, अच्छा वहाँ गिर गया। अच्छा। फिर उसके वजह से भी बोला कि मैं, मेरा बैल मरेगा तो मैं तेरे को भी काट दूंगा। फिर सामने मेरी माँ ने कसम दिया कि बेटी पे हाथ लगाएगा तो देख लेना, तुमको कसम है। तब चुप रहे। नहीं तो मवेशियों के मरने से सबसे ज़्यादा डांट आपको पड़ती थी क्योंकि वो आपको जिम्मेदार ठहराते थे कि आपकी वजह से वो गिर गया है। हाँ, तो मेरे को डराते थे, अरे तो गिर गया तो गिर गया, अब गया वो पहाड़ पे तो गिर गया था। चलो, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मौसी जी।